खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लैब में 50% फूड सैंपल फेल होने से बढ़ती मिलावटखोरी हुई उजागर। दीपावली पर अभियान के दौरान लिए गए नमूने बड़ी संख्या में हुए फेल। नए श्रम कानूनों के विरोध में दिया धरना, शहीद स्मारक पहुंचे श्रमिक संगठन। महिला से अश्लील हरकत का विरोध करने पर पति और देवर को किया गंभीर घायल, कठुमर क्षेत्र में सामने आई घटना। और 26/11 की वर्षगांठ पर सुनील जोधा की जाबाजी के किस्से फिर हुए ताजा। अलवर के कमांडो ने मुंबई हमले के आतंकियों को सिखाया था सबक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ने का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि दीपावली के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में आधे नमूने फेल हो गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कुल 106 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें से अब तक 102 की लैब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इन रिपोर्ट्स में 51 सैंपल फेल पाए गए हैं, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक फेलियर दर मानी जा रही है। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि लिए गए सैंपलों में 50% नमूने फेल होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद रमजान जैसे त्योहारी दिनों में भी लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। वहीं फेल हुए 51 नमूनों में सबसे अधिक 11 नमूने सरस घी ब्रांड के हैं। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह घी वास्तव में सरस ब्रांड का था या फिर नकली घी को सरस के नाम से बेचा जा रहा था। इसके अलावा कलाकंद, पनीर, मावा और नकली घी सहित कई तरह के उत्पादों के सैंपल भी गुणवत्ता जांच में असफल पाए गए हैं। उधर डॉक्टर शर्मा ने देरी से मिली रिपोर्ट पर स्पष्ट किया कि जो खाद्य पदार्थ दूषित पाए जाते हैं उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ उत्पादों की जांच लैब में करवाना जरूरी होता है, जिसकी रिपोर्ट 1 से 1.5 महीने के भीतर आती है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित दुकानदारों और उत्पादकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन में जो मिठाइयों की दुकानें और विभिन्न प्रकार की दुकानों से जो सैंपल लिए गए, उसके तहत कुल 109 सैंपल लिए गए, जिनमें से हमको 102 की रिपोर्ट आज दिनांक तक प्राप्त हो चुकी है। और इस जो 102 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इनमें से करीब 51 जो रिपोर्ट्स हैं वो है सब स्टैंडर्ड या अनसेफ कैटेगरी में आई हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी सप्लायर हैं, दुकानदार हैं, स्वयं माल बनाने वाले हैं, और इतनी अमानकता 50% की आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो परिवारजन हैं, जो अपने इलाके के रहने वाले लोग हैं, यह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और मेरी यही अपील है कि किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें। मिलावट की अगर कोई सूचना मिलती है तो आप हमें जानकारी दें, हमारे फूड इंस्पेक्टर्स को जानकारी दें, 181 पे उसकी कंप्लेंट करें। और साथ ही ये मिस ब्रांड की कंसेप्शन और आया है कि वह विभिन्न प्रकार के ब्रांड बना करके, मिल्क फूड है, सरस है, इस प्रकार के ब्रांड बना करके घी बेचा जाता है मुख्यतः, क्योंकि ये जो 51 सैंपल फेल आ रहे हैं उसमें करीब 8 या 9 ब्रांड सरस के हैं, 11 ब्रांड सरस के हैं। तो वह जो चीज़ है वह देखने योग्य है कि क्या वह उसके ही हैं या उन्होंने सेम टू सेम उसकी नकल करी है। तो इस तरह की चीज़ों से भी ग्राहक को सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि मिलावट से बचें, और हमारा जो प्रयास है विभाग का वो पूरी तरह से आप लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और आप कोई भी हमें जानकारी इस प्रकार की देते हैं तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। इन पर क्या कार्रवाई होगी जो फेल हुए हैं? इन पे जो फेल हुए हैं, इन पे पहले इनको एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है, 1 महीने का इनको समय में रहता है कि अगर आप अपनी वो जो जांच है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आगे अपील कर सकते हैं, और अगर सेटिस्फाइड है तो उसकी जो यहाँ पर हमारे नियंत्रण अधिकारी हैं ADM सिटी, उनके पास ये फाइल जाती है और वह उसके आधार पे इनके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। तो क्या लगता है कि हम मौके पर उसका निस्तारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1 महीना बीत चुका है, कुछ लोग सेवन भी कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, जो ऐसी चीज पाई जाती है कि जिसका उपयोग में लेने योग्य नहीं है, जैसे कि हमारे को करीब 4-5 हज़ार लीटर सॉस मिला था, घी भी मिला था, मावा मिला था, दूध मिला था, तो ये हमने नष्ट करा दिया। लेकिन जो कानून है उसके हिसाब से जो चीज़ ऐसी है कि जो
आपने ले ली और मान लीजिए जैसे मसाला है, कोई दाल है, उसमें मिलावट की आशंका है तो उसको हम रखवा सकते हैं बंद करके। अन्यथा सिर्फ सैंपल लिया जाता है और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें कोई कार्रवाई जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि अभियान के दौरान किराना स्टोर, मिठाई की दुकानों और डेयरियों आदियों पर सैंपल लिए गए थे। इनमें घी, कुछ प्रकार के तेल, नमक और मसाले, मावा, मिठाइयाँ, पनीर और वेजिटेबल सॉस आदि शामिल थे। इनमें से कई नमूने अनसेफ या सब स्टैंडर्ड श्रेणी में पाए गए हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि मिलावट बड़े पैमाने पर हुई और मुनाफाखोरों ने त्योहार का फायदा उठाने की कोशिश की। अब जरूरत इस बात की है कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो और कभी कभार अभियान की बजाय नियमित मॉनिटरिंग की जाए। अलवर शहर में जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से बुधवार को शहीद स्मारक पर 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। यह धरना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित हुआ। समिति के संयोजक तेजपाल सैनी ने बताया कि आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों का पुरजोर विरोध है। सैनी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों पर बोझ बढ़ाने वाला कानून लागू किया जा रहा है। वहीं सरकार पिछले 5 वर्षों से श्रमिक संगठनों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। नए कानून में मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे, इससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी और ठेका प्रथा बढ़ेगी। वहीं संगठन ने श्रम संहिताओं को वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उधर इस मौके पर बिल की कॉपियों को जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। आज का जो हमारा धरना है ये राष्ट्रीय स्तर पर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्तर पर किसान और मजदूर मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। और मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से निर्दयतापूर्ण जो 4 करोड़ बिल लागू करके संहिताएं जो लागू की गई है वो बिल्कुल श्रमिक और कर्मचारियों के बिल्कुल विरोध में है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। हम लगातार इस सरकार से 5 साल से ये संघर्ष करते आ रहे हैं कि इन 4 करोड़ बिलों को वापस लिया जाए, परंतु ये सरकार ने वापस न लेकर के इनको लागू कर दिया गया है, जो बहुत ही इतिहास में एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस सरकार ने किया है। और संविधान को भी दरकिनार किया गया है। संविधान में जबकि समानता का अधिकार है और अपनी आज़ादी से अपना बात कहने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार जो दिए गए हैं वो सब इसमें नष्ट किए जा रहे हैं। इस संहिताओं में मनुवादी व्यवस्था को भी इन्होंने जोड़ा है, जो बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है और आम मजदूर कर्मचारियों के लिए भी खतरनाक है। इसी प्रकार से किसानों के जो 3 काले कानून थे सरकार ने वापस तो ले लिए, परंतु अभी तक उनकी MSP वगैरह और अन्य जो मांगे हैं उनको भी कहीं पर इन्होंने कहीं सुना नहीं है। और वो भी आज किसान भी और मजदूर भी साथ मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं। अभी इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी OPS कानून को वापस लेने के लिए जो अभी आदेश जारी किए हैं उनकी भी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और जो राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है OPS को लेकर के उसका भी हम समर्थन करते हैं। परंतु साथ ही अभी इन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 में भी जो संशोधन किए हैं उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको वापस लिया जाए। कारखाना अधिनियम 1948 में इन्होंने 12 घंटे का काम और महिला को रात्रि पारी में भी जाने की जो अनुमति दी है वो बहुत ही खतरनाक है और सीधी तरह पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो इस तरह से हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारे ये शुरुआत का काम है। उधर इस मौके पर अध्यक्षता पृथ्वी सिंह नरूका ने की, जबकि राजकुमार बख्शी, भोलाराम शर्मा, जितेंद्र नरूका और मुख्तियार सिंह आदि श्रमिक नेता मौजूद रहे। पत्नी से अश्लील हरकत का विरोध करने गए पति और देवर को कुल्हाड़ी एवं लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया। यह घटना कठूमर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार कठूमर निवासी रोहित कुमार की पत्नी घर के पास बने एक प्लॉट पर भैंस को पानी पिलाने गई थी। इसी दौरान 2 पड़ोसियों ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना रोहित को बताई तो वह अपने भाई अरुण के साथ विरोध करने के लिए आरोपियों के पास पहुंचा। यहाँ 2 आरोपियों सहित 4 लोगों ने मिलकर उन पर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इन्हें कठूमर से अलवर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और आइए पर मिलते हैं मुंबई आतंकी हमले में देश के विरोधियों को सबक सिखाने वाले जांबाज सुनील जोधा से। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमले में अलवर के जांबाज कमांडो सुनील जोधा ने ताज होटल में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उन्होंने 8 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और आतंकियों का खात्मा करने के लिए डटे रहे थे। गौरतलब है कि 22 नवंबर को मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम को होस्ट कर रहे अभिनेता शाहरुख खान ने उन्हें जिंदा शहीद और एक मिसाल बताया था। गौरतलब है कि उनके सीने में लगी
आतंकियों की गोली आज भी मौजूद है। अलवर जिले के मुंडियाखेड़ा गांव निवासी सुनील जोधा ने 2001 में आर्मी ज्वाइन की थी। इसके बाद सुनील का एनएसजी में 2008 में सिलेक्शन हुआ था। बेस्ट कैडेट सुनील को एसएसजी में शामिल किया गया। इस स्पेशल एक्शन ग्रुप में आतंकी हमले की स्थिति में ट्रेनिंग दी गई। 26/11 हमले के दिन कमांडो ट्रेनिंग के 60 दिन पूरे होने वाले थे। इसी दौरान आतंकी हमला हुआ और जोधा को तत्काल रवाना होने के आदेश मिले। ताज होटल में पहुंची मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की टीम में शामिल बेस्ट 5 कमांडो में फ्रंट गाइडलाइन पोजीशन का काम देखते हुए सुनील जोधा चल रहे थे। होटल में चारों ओर खून फैला हुआ था। ऐसे में जोधा के खून में भी उबाल आ गया और उन्होंने आतंकियों को खत्म करने का प्रण लिया। यह कहानी सुनते हैं खुद सुनील जोधा की जुबानी। मतलब ये 26/11 की बरसी है और ये जब ये पूरे भारत ने ही देखा था और मुंबई ने तो झेला ही झेला था, पूरी दुनिया इस 26/11 को देख रही थी। ये पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को दहला के रख दिया था। इसमें हम यहाँ से मानेसर से एनएसजी कमांडो को यहाँ से भेजा गया था, जिसमें उस कमांडो टीम का एक मैं भी हिस्सा था जो राजस्थान अलवर का रहने वाला था। जैसे ही हमें सूचना मिली थी कि मुंबई में हमला हुआ है तो हम यहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ से मुंबई पहुँचे। मुंबई से सीधा ही वहाँ पर जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया हुआ था वहाँ पर 4 होटलों में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ताज होटल, ओबराय होटल, नरमन हाउस, सीएसटी। इन्होंने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की और कम से कम लगभग 167 लोगों की जान गई। और एनएसजी के पहुंचने के बाद इस ऑपरेशन को सक्सेस बनाया गया और उस ऑपरेशन में जैसे ही हम अंदर घुसे तो ताज होटल में काफ़ी भयानक स्थिति थी। तो हमने वहाँ पर जितने भी फंसे लोग थे उनको धीरे धीरे बाहर निकाला। कम से कम 40 से 45 लोग मैंने खुद वहाँ से सेफ जगह पे भेजे और बाहर निकाला है। और वहाँ से जैसे ही हमें पता चलता रहा कि अंदर भी फंसे हुए हैं, चाहे रूम बहुत ताज होटल में काफ़ी रूम थे, तो हमें जो एनएसजी की जो ट्रेनिंग हमें दी गई थी उसके अनुसार हम काम कर रहे थे। काम करते ही और वहाँ से सभी लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो हम ऐसे ही चढ़ते चढ़ते 6 मंजिल पे पहुँचे थे। वहाँ पर हमारे एक आतंकवादियों से हमारा 271 नंबर रूम था। वहाँ पर हम नॉक करने के बाद हमें दरवाजे में अंदेशा हुआ क्यों नहीं खोल रहा। तो जैसे ही हमने उन्हीं कृष्ण को बताया तो दरवाज़ा अंदर से आतंकवादी ने लॉक कर लिया था। और जैसे ही हमें पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आतंक जैसे हमारे और भी कमांडो वहाँ से रूम सर्च कर रहे थे, तो आतंकवादियों ने क्या करा था कि अपनी राइफल निकाल के अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी बाहर। और हमारे जो कुछ साथी दूसरी तरफ जो रूम सर्च कर रहे थे तो उनको घायल हो गए थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था। उसी दौरान उस कमरे में आग लग गई थी। आग लगने के बाद उसमें क्या हुआ था, हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे चारों तरफ, तो उनको आग को बुझाने की कोशिश करी थी तो आग बुझ नहीं पाई थी। उसी दौरान उन्हीं कृष्ण ने बोला कि यहाँ पर थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और ये, तो हम नीचे गए। नीचे जाते ही हमें थोड़ी देर ब्रेक हुआ तो वहाँ पर तो जब ये एनएसजी का सायरन बजता है तो 20 मिनट में क्या है वो पहुँचना पड़ता है हमें वहाँ पर जहाँ दिए हुए जगह पर। तो उसी समय हमें मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे थे। तो और उस मेरे पास मैं ड्यूटी पे था तो मुझे कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी, तो मुझे इतना समय नहीं था कि मैं अपनी ड्रेस चेंज कर पाऊँ। तो मैंने उसी ड्रेस के ऊपर अपनी ब्लैक डांगरी चढ़ा ली थी और तुरंत ही जब ऑपरेशन चल रहा था तो उसी समय जब मैं 10-15 मिनट के लिए डिले हुआ था तो मैं उन्हीं कृष्ण को बोला था कि मेरे दम सा घुट रहा है और गर्मी बहुत हो रही है और मैंने कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर डांगरी पहन रखा है। तो जैसे ही उसने बोला कि इतना समय नहीं है, तो मैंने तुरंत शर्ट खोल के उसमें झोली में रखी। तुरंत तो फिर आतंकवादियों द्वारा सेकंड मंजिल से ग्रेनेड बाहर फेंक दिए गए सिविलियनों के ऊपर। जैसे ही ग्रेनेड फेंके तो हमारी टीम को तुरंत खड़ा करा गया, तो जिसमें हमारे में उस टीम में बेस्ट कमांडोज थे, जिसमें से एक मैं भी था, सबसे आगे चल रहा था। और मेरे जैसे ही उन्हीं कृष्ण ने बोला कि सुनील आप आगे चलो, आपके पीछे हम चलेंगे और उसका नाम देख के चलना, संभल के चलना। जैसे ही मैं
सेकंड मंजिल की तरफ हमने रुख करा और सीढ़ियों के माध्यम से हम चढ़े, तो वहाँ जमशेद जी का स्टैचू बना हुआ है, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ रहा था। एक मेरा साथी बाबूलाल भी था। तो जैसे-जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया और एक आतंकवादी हो गया हमारा आमना-सामना, वहाँ पर उसको हमने अपनी जो कमांडो ट्रेनिंग की सिखलाई थी उसके अनुसार उस आतंकवादी को ख़त्म करा और हमारे ऊपर ऊपर से सेकंड मंजिल से ऊपर से दूसरी मंजिल पे फायर आ गया था। तुरंत 30 से 40 राउंड मेरे ऊपर आए और जो मेरा साथी था वो जंप लगा के साइड हो गया था। तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे कुछ लगी, कुछ मेरी ऊपर लगी, तो मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया। तो जैसे ही मैं शांत पड़ा तो मेरे हाथ को मैंने देखा तो ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी। तो ब्लीडिंग होते देखते मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि शायद ये हाथ कट जाएगा। तो जैसे ही उन्हीं नज़दीक आया तो मैंने बोला मेरे हाथ में लगी, तो उसने कहा तो क्योंकि मैं चुपचाप जब नहीं पड़ा रहता तो आतंकवादी ये मेरे ऊपर दोबारा भी फायर कर सकता था। तो मैं अपने अपने आप को ऐसा महसूस कर दिया कि आतंकवादियों को दिखाया कि वो ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही उन्हीं नज़दीक आने के बाद मेरे को बोला कि मैंने बोला हाथ पे लगी है, तो जैसे 2 कमांडो भेजे मैं चल के बाहर गया। तो मेरे मतलब खून टपक रहा था और बाहर जाके जैसे ही मैं एम्बुलेंस में लेटा तो ये कंधे की गोली जो जब मेरे निकल रही थी, तो उस टाइम तक तो मेरे को होश था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, तो मैं सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल में मिला था और उसके बाद 3 दिन बाद मुझे पता चला था कि ऑपरेशन भी हो गया है और अब सक्सेस भी हो गया है एनर्जी कमांडो ने। और हमारे बीच जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, वो नहीं रहे, तो बहुत ही एक दुःख सा हुआ था। और अभी जस्ट ही हम परसों ही 22 तारीख को हमें मुंबई आपने में अपनी पत्नी को फ़ोन किया था? यस मैं उस टाइम मैंने अपने पत्नी को जाते टाइम भी फ़ोन करा था कि मैं जा रहा हूँ, तो मुँह में हमला हुआ था, जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो उस टाइम जैसे ही मैं इंजर्ड हो गया था तो डॉक्टर ने मेरी एक मोबाइल दिया था, रिलायंस का छोटा-सा था और मैं वही नंबर मेरे को याद था। तो मेरे डॉक्टर ने नंबर पूछ के मेरी वाइफ़ के पास फ़ोन करा था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ये थी कि मेरा एक बच्चा जो छोटा-सा था वो भी आईसीयू में था। वो ऑपरेशन से हुआ था, वाइफ़ का भी ऑपरेशन हो रखा था और क्या था कि डॉक्टर ने उसके लिए भी जवाब दे दिया था कि ये भी नहीं बचेगा। इधर मैं भी आईसीयू में पड़ा था और फैमिली, तो काफ़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फैमिली को झेलना कठिन हो रहा था उस समय। आपने वहीं हमले के समय सुनील जोधा का बेटा 2.5 महीने का था, जो अब 17 साल का हो गया है। उनके पुत्र रचित जोधा और पत्नी रेणु बाला ने भी अपने विचार रखे। रचित जोधा है। आज 26/11 की 17th एनिवर्सरी है। तो जब पापा गोली लगी थी, जब मैं 2.5 साल का था, तब इतनी कोई नॉलेज थी नहीं इन सब के बारे में। जब आज सब कुछ मतलब पता लग रहा है सेना के बारे में, पूरा मतलब प्राउड होता है कि ये सब पूरा सुन के पापा के बारे में पूरा प्राउड होता है, जो जो उन्हें करा, जो सब करा उन लोगों ने। मैं खुद भी सेना की तैयारी कर रहा हूँ और जब भी मतलब कुछ भी वो हो कि मतलब बुलावा आए, तो हम पूरा मतलब जाने के लिए तैयार रहेंगे। जब 22 तारीख को भी गए थे मुंबई, किस तरीके का वहाँ था? शाहरुख खान की टीम ने सम्मानित किया था। हाँ, 26/11 पे भी गए थे वहाँ पे, उन्होंने शाहरुख खान ने और पूरा मतलब अंबानी फैमिली पूरी, सुनील शेट्टी और मतलब पूरी बॉलीवुड के सामने पूरा सम्मानित मिला था आज, मतलब जो 26/11 की एनिवर्सरी थी। जी, इससे क्या युवाओं को प्रेरणा मिलती है सेना के प्रति? वो सेना को युवाओं को यही प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि मतलब कभी भी देश पे वो हो तो मतलब उनको जाना चाहिए। सर ये नाइट ड्यूटी पे थे मानेसर में, तो इन्होंने मुझे 12-1 बजे कॉल किया था कि मुंबई में हमला हुआ है तो टीवी पे देखना जरा, और मेरे को टाइम मिलेगा मैं वैसे कॉल कर दूंगा, तुम लोग कॉल मत करना। ये चले गए और उस टाइम क्या मेरा छोटा बेटा प्री मैच्योर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा सिजेरियन से ही बेटा हुआ था। और उसके बाद मुझे तो जो हमला चल रहा था तो हमें महसूस तो हो ही गया था टीवी पे देख के, जैसे 1 कमांडो घायल 2 कमांडो घायल, तो बच्चों को महसूस हो गया था कि पापा को कुछ हुआ है। तो 3-4 दिन बाद हमें कॉल आया कि इन्हें गोली लग गई है और एक गोली जो है उसको डॉक्टर ने ये बोला है कि ये गोली निकालने से इनका शरीर पैरालाइज भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, इसलिए ये गोली अंदर ही रहने दो, बाकी सर्दियों में ये गोली बहुत प्रॉब्लम करती है इन्हें।
अभी आप 22 तारीख को मुंबई में सम्मानित किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने 17 साल बाद भी उनको कभी आज तक सम्मानित नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? सर हमें राजस्थान से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन राजस्थान का बंदा था, राजस्थान में सम्मानित करना चाहिए। इससे क्या है, फौजियों को या सेना का मनोबल बढ़ता है। अब मुंबई सरकार ने हमें अभी 22 तारीख को सम्मानित किया ग्लोबल से, और पूरा अंबानी परिवार भी था, मुख्यमंत्री, मतलब पूरा फिल्म इंडस्ट्री था। हमें गुजरात से भी सम्मानित किया, दिल्ली से भी सम्मानित किया, लखनऊ से भी सम्मानित किया। तो थोड़ा ये होता है कि सर राजस्थान का बंदा था, एक 8 गोली बॉडी में लेके जिंदा वापस लौटा, तो सर उनका बनता है कि इस बंदे को सम्मानित किया। सेना को कुछ नहीं चाहिए सर, एक उससे क्या है कि उनका मनोबल बढ़ता है सर, कि आगे वाली जनरेशन है उनका भी एक उत्साह होगा कि हाँ, कि गवर्नमेंट भी हम लोगों के लिए सोचती है। सर परिवार को तो देखो, पहली बात तो हम लोग वैसे, एक फौजी के साथ शादी होती है तो सर वैसे ही एक मेंटली और फिजिकली हम लोग स्ट्रोंग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उनका काम है। तो हम लोग भी उतना ही सरवाइव करते हैं जितना कि एक फौजी सरवाइव करता है। गौरतलब है कि इस जाबाज के शरीर में आतंकियों द्वारा मारी गई ये गोली आज भी दिल के पास मौजूद है। हैंड ग्रेनेड के स्प्लेंडर भी शरीर में है। डॉक्टरों ने उन्हें नहीं निकाला था क्योंकि हार्ट के पास गोली होने से जान को खतरा हो सकता है। वहीं सुनील के मन में एक टीस है कि राजस्थान सरकार द्वारा आज तक उन्हें याद नहीं किया गया, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी नहीं किया गया। बहरहाल बहुत से लोगों की जान बचाकर उन्हें जो दुआएं मिली वह किसी भी सम्मान से ऊपर है। दीक्षित कुमार, ATL न्यूज अलवर। नौगावा थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जिला अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। नौगावा थाने के ASI सतीश कुमार ने बताया कि नगलीवाल नौगावा निवासी मृतक शकील ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मृतक शकील सनोख हारून नगलीवाल थाना नौगावा का रहने वाला है, जो दिनांक 25/11/25 को जहर खाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज एक्सपायर हो गया, जिसका आज पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। क्या वजह निकली थी? पंचायत की राय के अनुसार जहर खाकर मौत होना जाहिर हुआ है। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जाटोली में 11,000 kV का करंट घरों में दौड़ गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जाटोली निवासी 20 वर्षीय वारिस अपने घर में मौजूद था। घर के अंदर लगे कूलर का तार पहले से ही गर्म होकर जल रहा था और इसी दौरान अचानक हाई वोल्टेज करंट घरों में दौड़ गया। ऐसे में तेज करंट की चपेट में आने से वारिस के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। उसे मालाखेड़ा अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। घटना के दौरान एक अन्य युवक के भी झुलसने की सूचना है, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली लाइन में फॉल्ट के कारण कई घरों में अचानक हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया था। विद्युत निगम ने लाइन को बंद करवाकर फॉल्ट सुधारने का काम शुरू कर दिया है। बिजली की डीपी में करंट उतर गया, वो मीटर में करंट आ गया घर, यानी डीपी फेल हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। 11,000 आ गई। उसके बाद भर्ती कराया इनको? यहाँ पहला है सीधे वाले क्या है? कहाँ के निवासी है? अलवर जाटोली। थाना कौन सा लगेगा आपका? मालाखेड़ा। मालाखेड़ा सीधे ही लेके आए। आपका नाम क्या है? साबुद्दीन वारिस। क्या हुआ था? नहीं, 11,000 उतरी घर की लाइट में और कुछ। कैसे हुआ ये? हुआ तो क्या कि उसमें लाइट उतरी, मैं कूलर का तार हटाने गया, उन्होंने पकड़ लिया। कैसे फिर हाथ पैर झुलस गए? हाँ, 2 पाँव, एक हाथ गया, दोनों के हाथ की 2 आंगली, पाँव की आंगली जल गई। और ये डीपी खराब है क्या? डीपी शॉर्ट है। और किसी के भी लगा करंट? एक और पकड़ा पता है भाई, मेरे को तो मालूम ना, लेकिन मैं तो हमारा कूलर में आग लगी, जो जार तार हटाने मैं पकड़ दो, जब पता पड़ा हमने पीछे को, हम लाइट खराब आ रही। अलवर रेलवे जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास बुधवार सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति सड़क किनारे अकड़ा हुआ पड़ा था, जिससे ठंड के कारण मौत की आशंका भी बताई जा रही है। सूचना मिलते ही GRP पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। ASI सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष है और वह फकीर जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी जेब से बीड़ी और एक दवा मिली है, वहीं कोई दस्तावेज नहीं पाए गए।
श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि मानवता, आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा का अमर संदेश है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को देश ने 25 नवंबर को 350वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया। इस अवसर पर अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा में विशेष आयोजन हुआ। मुख्य शबद रागी हरिप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनप्रीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह और संदीप सिंह ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद अरदास की गई और लंगर हुआ। उधर इस दौरान प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह राजू, राजेंद्र सिंह, डीपी सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, गणेश कुमार, अजीत पाल सिंह और अनमोल आदि की उपस्थिति रही। अलवर में संविधान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। कोर्ट परिसर स्थित पुस्तकालय भवन में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जज अनंत भंडारी रहे। साथ ही अध्यक्षता विनोद शर्मा ने की। मंच संचालन एडवोकेट महेंद्र कुमार द्वारा किया गया। संगोष्ठी में भारतीय संविधान की विशेषताओं और इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उनको संविधान के बारे में, उससे प्रदत्त अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में जानकारी है। और इसका मूल उद्देश्य इतना सा ही है क्योंकि भारत देश की लिटरेसी जब आजाद हुआ तो बहुत कम थी और लिटरेसी रेट कम होने का नतीजा ये रहा कि हर व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि उसके संविधान प्रदत्त क्या तो अधिकार थे और क्या कर्तव्य थे। अधिकारों की चर्चा तो फिर भी किसी न किसी संगठन के माध्यम से होती है, कर्तव्य की चर्चा बहुत कम रहती है। और अधिवक्ता परिषद ने ही इस पीढ़ी को उठाया कि एक 26 नवंबर के दिवस के माध्यम से संविधान दिवस का आयोजन हो और इसकी जानकारी एक अंतिम नागरिक तक पहुंचे कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में एक ऐसा कानून है, एक संविधान है जिसके प्रति शक्ति आपके पास है। आज हमारे संविधान को बने हुए 76 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, निर्वाचन, संसद उसी दिन पारित हुए थे और बाकी के प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संवैधानिक सलाहकार पी.एन. राव थे। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब हमारा संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया उस दिन संविधान पे पहले हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की जो समिति थी उसमें 299 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बताया है। संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ढाल की तरह हम सब आम नागरिकों को की रक्षा करते हैं, अधिकार देते हैं, लेकिन साथ ही जो 51 क में आर्टिकल 51 क में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो हमें भान करवाते हैं। हमारे देश के प्रति जो ड्यूटी है उसका निर्वहन करना भी हमारा कर्तव्य है। साथ ही मूल संविधान के मुख्य पृष्ठ पर भगवान राम और माँ सीता का चित्र लगा हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत थी। उधर भाजपा की ओर से अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए। यहाँ जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, नरेश गोयल, देशराज वर्मा, सतीश यादव और संदीप डीगवाल आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि देश को संविधान के कारण ही आगे बढ़ाया जा सका है। ऐसे में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। भारत रत्न से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसका संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, आज पूरे भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिवस है उसको मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय सबके लाडले नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले संविधान दिवस मनाने की जो प्रक्रिया चलाई थी भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ने चलाई थी और नरेंद्र भाई मोदी ने चलाई थी। और आज उसी के तहत हर जिले पे बाबा साहब की मूर्ति के सामने
मानकर सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर संविधान दिवस को बड़ी आत्मीयता से मना रहे हैं और संविधान दिवस के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसके माध्यम से देश चल रहा है और आज देश जिस दिशा में घूम रहा है ये भारतीय संविधान के माध्यम से घूम रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं से कि बाबा साहब का मान और सम्मान रखते हुए संविधान दिवस को अपने घर में और भारतीय रीति नीतियों को मनाते हुए संविधान दिवस की पालना करनी चाहिए, जिससे कि देश अग्रिम पंक्ति में बढ़े और आगे बढ़े देश। आज भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरे देश में बाबा साहब को याद करते हुए सभी संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। इसके लिए सभी साथी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की ओर से माननीय जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गणों ने माननीय बाबा साहब के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। बहुत दिनों से ऐसा देखने में आ रहा था कि बाबा साहब का जो स्थल है उस पर थोड़ी सफाई, क्योंकि बिल्कुल मुख्य मार्ग पर है, इसलिए रोजाना हजारों सैकड़ों वाहनों की वजह से धूल मिट्टी जमती रहती है। तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने नगर निगम में फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाकर पूरी प्रतिमा की और पूरे स्थान की बहुत अच्छी तरह से सफाई करवाई है, धुलाई कराई है और 2 कर्मचारी नगर निगम के आकर पूरी अच्छी तरह से स्वच्छता की है। दूसरी बात, 26 जनवरी 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो था वो संविधान सभा ने पारित करके भारत को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 299 सदस्यों की संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो रहे वो थे। जिसी सदस्य में आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को बल देते हुए भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कर्तव्य प्रदान करते हुए दलितों को, पिछड़ों को और उन सबको भारत की जीवन की मूल धारा में लाकर बाबा साहब ने संविधान में बहुत अच्छे ऐसे कार्य किए। तो दोपहर के 1 बजे कार्यक्रम काफी लेट हुआ है, जबकि सुबह हो जाना चाहिए था, क्या कारण? नहीं, ऐसा कोई केवल सुबह तक के लिए संविधान दिवस थोड़ी है। संविधान दिवस तो रात के 12 बजे तक है और कार्यक्रम बहुत सारे होंगे, तो कई कार्यक्रम शाम को भी होंगे। इसलिए ये कहना कि दोपहर का 1 बज रहा है और ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। कार्यक्रमों की श्रृंखला होती है। सुबह के अन्य कार्यक्रम थे, यहाँ के कार्यक्रम और शाम को। मत्स्य उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम रंग जमा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार शाम मूसी महारानी की ऐतिहासिक छतरी पर सांस्कृतिक संध्या संपन्न हुई। इसका आगाज कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद पद्मश्री गुलाबो द्वारा प्रस्तुत कालबेलिया नृत्य ने धूम मचाई। वहीं मुरारी सेन ने कथक नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इसके अलावा राखी द्वारा गाए गए केसरिया बालम सहित चरी नृत्य और घूमर आदि को दर्शकों ने खूब सराहा। और वहीं अलवर में आयोजित 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव का बुधवार को अंतिम दिन रहा। इस अवसर पर कंपनी बाग परिसर में भव्य फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने दर्शकों को खासा आकर्षित किया। प्रदर्शनी में वन्य जीव, दुर्लभ पक्षी प्रजातियां, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों की खूबसूरत तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इसके जरिए जिले में प्राकृतिक जैव विविधता और पर्यटन संभावनाओं की झलक भी नजर आई। अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरे और कपास की आवक कम हो रही है। ऐसे में डिमांड बढ़ने के कारण दामों में सुधार हो रहा है। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि मंडी में प्रतिदिन कपास 100 से 200 गांठ और बाजरे की आवक 1000 से 1500 बोरियों की है। बाजरे का भाव 1980 से लेकर 2700 रुपए क्विंटल है, जबकि कपास का भाव 6000 से लेकर 7200 रुपए चल रहा है। निकट भविष्य में कपास और बाजरे की डिमांड बढ़ सकती है। कपास और बाजरे की कितनी आवक है, क्या भाव है, क्या जानकारी? कपास की आवक थोड़ी काफी कम हो गई, अब करीब 100 से 200-250 पल्ली लास्ट आ रही है और भाव भी ऊपर में 7200 है, नीचे में 6000 के लगभग है। बाजरा लगभग करीब 1500 कट्टे के लगभग आ रहा है। बाजरा नीचे में 1960 भी का है, ऊपर में 2700 भी का है। धीरे धीरे सीजन ऑफ हो गया, इसलिए माल की सब चीजों की आवक कम हो गई है। सब कितने समय तक और बाजरा कपास की आवक रहेगी? बाजरा कपास तो वैसे आने को तो आगे तक आता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिसको जैसे जैसे किसान को आवश्यकता होती है वो तब लेके आएगा और बेचेगा, तो धीरे धीरे कमी होगी आवश्यक। सब भाव और भी बढ़ सकते हैं, यही रहेंगे? देखो बाजरा तो नीचे बॉटम में ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं कह सकते।
काफी नीचे चल रहा है, 1950 1960 काफी नीचे का भाव है, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, 100-200 रुपये बढ़ना ही चाहिए इसमें। और सर कपास का भाव भी बढ़ेगा अभी, कारण जैसे जैसे आवक कम होगी, मिलों की डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ा बढ़ सकता है कपास। आवक सर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ सकती है, कुछ लग रही है उम्मीद? डिमांड भी बढ़ सकती है। बाजरे की डिमांड? बाजरे की डिमांड भी, अब जैसे सर्दी इस बार अभी तक नहीं आई, तो जैसे सर्दी बढ़ेगी तो खाने वालों की डिमांड बढ़ेगी, बाजरे में भी अच्छी डिमांड आनी चाहिए। और वहीं अलवर की प्याज मंडी में भावों में उछाल नहीं आ पा रहा। यहां मौजूद किसान शिवलाल ने बताया कि प्रतिदिन 200 से 300 रुपए किलो दाम मिलने से प्याज लाने के लिए गाड़ी का किराया भी नहीं निकल पा रहा है, जबकि 1 बीघा जमीन में 50,000 से लेकर 60,000 तक की लागत आ जाती है। उधर प्याज उत्पादक किसानों को भारी नुकसान होने से वे बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं, साथ ही उनका कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। तो साहब घनी वही पड़ी अभी तो अभी लाभाई लगे। अच्छा, अब क्या भाव बिक्री आपकी? भाव तो 2 से बेची ना, काल बेची 3 से भी। तो इस भाव में किसान को कितना नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? कोई कटाई है, जो मजदूरी इस कटवा रहे हैं ना वो लगा लो। तो कितनी लागत आ रही है और कितना नुकसान जा रहा है? अब लागत तो लगा लें, पानी के को खात लगे, फिर लगाई भी भाड़ चन्नू बीन नहीं बढ़ी, दूसरी बीन नहीं बढ़ी, 50,000 रुपए खर्चा। हाँ बिल्कुल। तो इससे इस बार नुकसान जा रहा है किसान को। हाँ, तो किसान कर्जदार हो रहा है? कर्जदार ही हो रहे हैं भाई, कर्जा में डूब रहे, कर्जदार हो रहे हैं। अब सभी किसानों को नुकसान हो रहा है? सबको ही हो रही है, देख लो ना, आंखें देख लो। तो किसानों का जो बैंक का कर्ज है, जो कैसे से नहीं भरा जाएगा, कार्ड नहीं भरा जाएगा, तो फिर किसान फाल्ट होंगे। फाल्ट होगा, होएगा ही फाल्ट होएगा। अब लगता है सरकार जिम्मेदार है, सरकार को इसके भाव के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, कम से कम लागत के अनुसार भाव मिलना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ध्यान नहीं दे रही किसानों को। ना। विप्रो फाउंडेशन और राजस्थान पुजारी महासंघ ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर आईएएस संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों के अनुसार ब्राह्मण समाज के खिलाफ मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। इस दौरान मौजूद आचार्य राजेंद्र पंडित और पीयूष पंडित आदि पदाधिकारियों ने वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने की मांग उठाई है, साथ ही कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। मांग तो यही है मध्य प्रदेश सरकार से कि एक तो जो है श्रीमान आईएएस महोदय है, उनको तुरंत घर बैठाया जाए और उनकी जो है संपत्ति की जो जांच है, पहले भी आप मीडिया के तो ज्यादा जानते होंगे, वो पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं और फिर आईएएस बनकर बैठे हैं। तो हमारी ब्राह्मण समाज की यही मांग है राजस्थान पुजारी से कि तत्काल प्रभाव से उसको पद से बर्खास्त करना चाहिए। आईएएस बना दिया गया है, वो चपड़ासी लायक नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का क्या सम्मान है, क्या पदरा है। सृष्टि को ब्राह्मणों ने चलाई है। भगवान अगर विष्णु भी अगर कहीं कोई मानता है तो उन ब्राह्मणों को मानता है। भगवान राम भी त्रेता युग में अगर आए तो उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया, परशुराम जी को सर पर बैठाया। और एक दुष्ट प्रवृत्ति का जो अनर्गल ब्राह्मणों के प्रति इस तरह बोलता है, ये राजस्थान पुजारी महासंघ कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल उसको घर पर बैठाना चाहिए और उसकी पूरी संपत्ति की आज तक जो नौकरी करी उसकी जांच करके संपत्ति सरकार के खजाना में लेना चाहिए। एक मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस श्री संतोष वर्मा, जिसका भारतीय नारी का जो भारत में सनातन में जो सम्मान है, ये न केवल ब्राह्मण समाज के नारियों का अपमान है, बल्कि एक सनातन धर्म, संपूर्ण सनातन धर्म की नारी की गरिमा के प्रति गहरी चोट है। हम आज अलवर जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, चूंकि ये देश में एकता को अखंडित, जो हमारा अखंड भारत है, उसमें विक्षिप्त करने की मानसिकता है और जो प्रत्येक समाज हम भाईचारे से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, ये विध्वंसकारी लोग अपने स्वयं के राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे समाजों में विखंडन हो, टूट हो। हमारी राष्ट्रपति महोदय से कलेक्टर के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि इस जो कुंसित मानसिकता का व्यक्ति है, इसके प्रति
आजीवन कारावास हो, ये तुरंत प्रभाव से पदच्युत हो। आम आदमी पार्टी की अलवर टीम ने स्थापना दिवस मनाया। यह कार्यक्रम जिला कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोयल के सानिध्य में आयोजित हुआ। साथ ही दिव्यांशु शर्मा, महावीर राजौरिया, रंजीत स्वामी, विनोद कुमार, समीर खान, मौसम खान और मनमोहन बांका आदि मौजूद रहे। उधर जगन्नाथ गोयल ने बताया कि आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव को पुरजोर तरीके से लड़ेगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका।
स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं भिवाड़ी की, जहां प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रेप की पालना पर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस दौरान निर्णय हुआ कि ओपन बर्निंग यानी खुले में हानिकारक पदार्थों को जलाने और अवैध डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर भिवाड़ी क्षेत्र में ग्रेप के तहत कई इकाइयों और वाहनों पर जुर्माना किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में खैरतल एडीएम शिवपाल जाट और भिवाड़ी एडीएम सुमित्रा मिश्र सहित डीएसपी शीशराम, आयुक्त मुकेश कुमार और कई अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने शुक्रवार तक 500 यूनिट्स का निरीक्षण पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी एनसीआर का हिस्सा है, इसलिए प्रदूषण का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में सभी विभागों को संयुक्त रूप से मिलकर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, जिससे आम जन को प्रदूषण की समस्या से राहत मिल सके। उधर भिवाड़ी क्षेत्र में विभिन्न विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है। रीको ने कुल 8 साइट्स पर मानकों का उल्लंघन करने को लेकर अर्थदंड किया है। नगर परिषद ने भी वेस्ट ले जाने वाले वाहनों और ओपन बर्निंग के मामलों में कुल 6 चालान कर जुर्माना वसूला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्र में 9 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया, जिनमें से 6 में ग्रेप मानकों का उल्लंघन मिला है। परिवहन विभाग ने भी एक वाहन को बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के पकड़कर जुर्माना लगाया है। और वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेप 3 के पालन को लेकर मॉनिटरिंग हो रही है। संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह रीको के रामपुरा स्थित डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। इसमें एडीएम भिवाड़ी सुमित्रा मिश्रा सहित संयुक्त टीम शामिल रही। निरीक्षण के दौरान डंपिंग यार्ड पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए गए। एडीएम के अनुसार डंपिंग यार्ड के एंट्री गेट पर तो गार्ड मौजूद थे, लेकिन पीछे की ओर पहाड़ी क्षेत्र में आग की घटना दर्ज की गई थी। इस पर रीको यूनिट प्रथम को अतिरिक्त 4 गार्ड नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कई अन्य हिदायतें भी दी गई। निरीक्षण के दौरान आयुक्त मुकेश कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित जुआल और रीको एवं फायर अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य तहसील सेवा के 42 अधिकारियों को आरएएस में पदोन्नत किया है। इनमें टपुकड़ा की शिवन्या गुप्ता भी शामिल हैं। इन्हें नई नियुक्ति उपायुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण के रूप में दी गई है। मंगलवार को शिवन्या का टपुकड़ा में ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया।
उन्होंने 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण कर राजस्थान तहसील सेवा में प्रवेश किया था। वहीं कोरोना काल में आगे बढ़कर जन सेवा को प्राथमिकता दी। साथ ही इनसाइट राजस्थान कला एवं संस्कृति पुस्तक की लेखिका के रूप में भी कार्य किया है। शिवन्या ने अपनी सफलता के पीछे पिता घनश्याम गुप्ता और माता को श्रेय दिया है, जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं आंका। साथ ही उन्होंने कानून गो रहे अपने दादा स्वर्गीय रामेश्वर दयाल गुप्ता से भी प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा ली। और अब बात मालाखेड़ा की, जहां दादर पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाया गया उच्च जलाशय परीक्षण के दौरान ही टपकने लगा है। ऐसे में आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया कि कहीं टंकी गिर न जाए। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत दादर में पंप हाउस और उच्च जलाशय का निर्माण कराया गया है। परीक्षण के तौर पर जब टंकी भरी गई तो बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव शुरू हो गया। उधर पूर्व प्रधान मंदोदरी देवी ने बताया कि योजना में नए ट्यूबवेल लगाने के साथ ही घर घर नल कनेक्शन के लिए लाइन बिछाई गई, लेकिन अभी तक वितरण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने टंकी की मरम्मत सहित रिसाव को लेकर जांच की मांग की है। मालाखेड़ा की काली पहाड़ी में शिव परिवार प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आचार्य गिरधारी लाल शास्त्री कथा वाचन करेंगे। सह आचार्य पंडित नवीन कुमार शास्त्री ने बताया कि बड़ी संख्या में महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल रहीं। वहीं शिवलिंग सहित भगवान भोलेनाथ के परिसर की मूर्तियों में श्री गणेश, माता पार्वती और नंदी आदि शामिल रहीं। इस दौरान अनिल यादव सहित कैलाश, लालू, सिया और हरफूल यादव आदि भक्त उपस्थित रहे। अकबरपुर सीएससी क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान के तहत 1500 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रविवार से मंगलवार तक ये अभियान चला। इसके तहत एएनएम, साथिन, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नौनिहालों को खुराक पिलाई गई। अलापुर, खेड़का, धवाला, अकबरपुर, कालीखोल और गोपालपुरा आदि में टीमें डोर टू डोर पहुंची। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इसके लिए 12 टीमें बनाई गई थी। जैसे कि ये संडे से मंगलवार तक उपराष्ट्र पल्स पोलियो प्रोग्राम था। इसके अंदर पहले दिन तो बूथ पे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। उसके बाद सभी जितने भी 12 हमारी टीमें थी, उन्होंने सबने घर पर जाके जो भी छूटे हुए बच्चे थे सबको पोलियो की दवा पिलाई और 100% लक्ष्य अर्जित किया। उमरैन स्थित जोड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में भगवान श्री राम दरबार और भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस मौके पर उमरैन गांव में प्रतिमाओं को नगर भ्रमण करवाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान झांकियों सहित महिलाओं की कलश यात्रा शामिल रही। श्रद्धालु महिलाएं डीजे पर बजते भजनों की धुन पर भाव विभोर होकर थिरक उठी। वहीं जोड़ी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हाँ, सुबह हमने जल्दी पूरे नगर यात्रा निकाली थी, नगर शोभा यात्रा, और सब महिलाएं थी, कलश लेकर पूरे गांव में परिक्रमा दी थी। तो अपने जो प्रतिमा थी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है। हाँ जी, मूर्तियों का अनावरण किया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है राम दरबार और कृष्ण जी भगवान की, राधा कृष्ण जी की और राम दरबार। तो भागवत कथा भी की जा रही थी और पिछले 7 दिनों से यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा था, जो आज समापन हो गया है। कथा का कल समापन हो गया था, आज उनका यज्ञ हुआ था। जोड़ी वाले मंदिर पे राम दरबार की मूर्ति और राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना हुई है और नगर भ्रमण करवाया पूरे गांव में। मूर्तियों को लेकर डीजे के साथ हर्षोल्लास से बहुत अच्छा काम किया है। और अब प्रसादी वितरित हो रही है, लड्डू, पूरी सब्जी की प्रसादी सब एरिया के आ रहे हैं। खूब अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दहेज की खातिर जहां आए दिन कई अपराध होते हैं और बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं माधोगढ़ ग्राम पंचायत के इंदौर गांव में मिसाल सामने आई है। यहां के निवासी पूर्णमल टाटीवाड़ा ने अपने पुत्र की शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपया और 1 नारियल लेकर जागरूकता फैलाने की पहल की है। उनका कहना है कि दहेज लेना भी गुनाह है और देना भी। वहीं रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं, रुपए पैसे से नहीं। उनका कहना है कि बेटी की शादी के लिए कर्ज में डूब जाना एक अभिशाप है। ऐसे में समाज के पंच पटेलों के सामने दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपया और 1 नारियल स्वीकार कर जागृति का एक नया दीप जलाया है। बड़ौदा में के कन्या महाविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नोडल प्रभारी डॉक्टर भरत मीना ने कहा कि हमारा संविधान साझी विरासत और पूरे राष्ट्र की आकांक्षा का दस्तावेज है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करें। इस अवसर पर छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य डॉक्टर रेणु शर्मा, मुरारी लाल, मर्जीना खान, मुकेश कुमार, पूनम गौतम और हरिओम सेन आदि की मौजूदगी रही। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के रामपुर मुंडाना में नाले से अज्ञात युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने नाले से आ रही तेज बदबू के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भिवाड़ी थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।
पुलिस के अनुसार शव लगभग 7 दिन पुराना है और सड़ी गली हालत में होने से शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लग पाएगा। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी इकाई प्रथम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की। मोहित इंडिया कंपनी के परिसर में हुई बैठक में निरीक्षक संजीव गुप्ता और अमन ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही कर्मचारी नामांकन अभियान को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को विस्तार से बताया। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी। बैठक में अध्यक्ष सरजीत यादव सहित RK गुप्ता, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, सुदेश अग्रवाल, अजित यादव और विक्रम यादव उपस्थित रहे। और अब आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला के अनोखे जन्मदिन के बारे में रामगढ़ के बगड़ राजपूत मोरड़िया का बास निवासी प्यारेलाल वर्मा ने बताया कि मूक प्राणियों की भी अपनी भावनाएं होती हैं, ऐसे में उनका ख्याल रखना इंसानियत है। वर्मा द्वारा भैंस के पाड़े का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, जो चर्चा का विषय बना रहा। इसका नामकरण अब्दुल्ला रखा गया है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने डीजे के आगे डांस किया और मिठाइयां बांटी। साथ ही अब्दुल्ला को रजाई और वस्त्र उड़ाकर शगुन भी दिया गया। यह जन्मदिन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान अलवर निवासी प्रोफेसर RR सोनी को चैंपियन ऑफ इन्वेस्टर सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें प्रतिभूति बाजार की नियामक संस्था सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने प्रदान किया। समारोह में सेबी के वरिष्ठ अधिकारी अमित प्रधान सहित वेंकट चेलासानी, सूर्यकांत शर्मा और GP गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रोफेसर सोनी को यह सम्मान उनके द्वारा सेबी की ओर से 3000 से अधिक निवेशक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने SIR में 100% डिजिटलाइजेशन करने वाले 57 BLO को प्रशस्ति पत्र दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सम्मानित BLO एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। वहीं उनके काम को देखकर अन्य BLO भी अपने कार्यों में अधिक गंभीरता, पारदर्शिता और दक्षता ला रहे हैं। वहीं SIR मतदाता सूची में अब साधारण जानकारी के आधार पर नाम खोजने का विकल्प मुहैया करवाया गया है। उधर SIR कार्यों में प्रदेश में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ERO सीमा मीणा अव्वल रही हैं। साथ ही कठूमर विधानसभा के ERO श्याम सुंदर चेतीवाल पूरे राज्य में 7वें स्थान पर 27 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सम्मानित करेंगे। ERO को राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभावार रैंकिंग जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि SIR कार्य में जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी पूनम को दोषी मानकर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके प्रेमी नरेंद्र को भी आजीवन कारावास हुआ है। सरकारी वकील अजीत यादव ने भी बताया कि मामला फरवरी 2022 का था। आरोपियों ने मुंह पर तकिया रखकर दम घोंटकर रामजी लाल की हत्या कर दी थी। इसे लेकर मृतक की मां ने रिपोर्ट करवाई थी। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दिनांक 15/2/2022 को इमरती देवी का बेटा था रामजी लाल, उसको उसकी पत्नी पूनम और पत्नी का जो प्रेमी था नरेंद्र उर्फ कल्लू, उनके द्वारा मिल करके दोनों ने उनकी घर पर हत्या कर दी। किसी को कोई शक शुबा नहीं था, इसलिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया। पूनम और उसका जो प्रेमी था नरेंद्र पूरे 12 दिन तक वहीं पर रहे। लगभग 12 महीने के बाद में 1-2 महीने बाद में जब उन्होंने कुछ जानकारी लगी उनके परिजनों को, तो इनके खिलाफ जरिए इस्तिगासा मुकदमा दर्ज कराया 302 IPC का। इसकी जो मृतक की मां थी इमरती देवी, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। उस मुकदमे में पूरे अनुसंधान के बाद पूनम और नरेंद्र और कल्लू के खिलाफ चार्जशीट 302 IPC में पेश की गई। न्यायालय के द्वारा लगभग 12 गवाह परीक्षित करवाए गए और 12 गवाह परीक्षित करवाने के उपरांत पूनम और उसके जो प्रेमी था नरेंद्र, उसको आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूनम कैसे इसके संपर्क में आई, कैसे क्या था? जिस तरीके की पत्रावली बता रही है उसके अनुसार जो पूनम का पति था रामजी लाल, वो शराब का आदी था और वो उसको एक तरीके सही तरीके से नहीं रखता था, तो अपने शारीरिक पूर्ति के लिए नरेंद्र के संपर्क में आई और इनके और इनके बीच में से हटाने के लिए इन्होंने रामजी लाल की दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी थी। रामजी लाल क्या करता था? रामजी लाल मजदूरी करता था ईंट के भट्टे पर
और कौन से थाना क्षेत्र का मामला है ये थाना मालाखेड़ा क्षेत्र का है, गांव बडेर मालाखेड़ा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लैब में 50% फूड सैंपल फेल होने से बढ़ती मिलावटखोरी हुई उजागर। दीपावली पर अभियान के दौरान लिए गए नमूने बड़ी संख्या में हुए फेल। नए श्रम कानूनों के विरोध में दिया धरना, शहीद स्मारक पहुंचे श्रमिक संगठन। महिला से अश्लील हरकत का विरोध करने पर पति और देवर को किया गंभीर घायल, कठुमर क्षेत्र में सामने आई घटना। और 26/11 की वर्षगांठ पर सुनील जोधा की जाबाजी के किस्से फिर हुए ताजा। अलवर के कमांडो ने मुंबई हमले के आतंकियों को सिखाया था सबक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।